हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर विच इज चैप्टर नंबर 7 कैपिटल गेन्स। देखो, अभी तक जो हमने बातें करी ना वो थी हमने पहली बात करी इनकम फ्रॉम सैलरी हेड की, फिर हमने बात करी कि हाउस प्रॉपर्टी से इनकम हो तो कैसे होता है, देन द थर्ड हेड दैट इज द पीजीबीपी। अब बात आती है, अगर कोई पर्सन अपनी कोई कैपिटल असेट को सेल कर रहा हो, कैपिटल असेट लाइक द फिक्स्ड असेट, ठीक है, अगर वो अपनी फिक्स्ड असेट को सेल कर रहा है तो उस पर जो उसको प्रॉफिट आ रहा है वो कैसे टैक्सेबल होगा। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल उस प्रॉफिट को कहते क्या है, उस प्रॉफिट को बोलते हैं कैपिटल गेन्स। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पर अब हम सीखेंगे कि कैपिटल असेट का मतलब क्या है। अब आप सोच रहे होंगे मैम जैसे बैलेंस शीट में फिक्स्ड असेट लिखते थे, हाँ, बट सारी फिक्स्ड असेट्स यहाँ पे कवर नहीं होती, सो वी हैव टू अंडरस्टैंड इट वेरी केयरफुली। अब हम यहाँ पे सीखते हैं कि आखिर ये कैपिटल असेट है क्या। मतलब हर फिक्स्ड असेट को वी कांट से कि ये कैपिटल असेट है, और ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाला है, सो प्लीज अंडरस्टैंड इट वेरी केयरफुली। पहली बात आती है कि अगर किसी भी तरीके की प्रॉपर्टी है जो कि एक असेसी के पास है, अब वो प्रॉपर्टी चाहे बिजनेस से रिलेटेड हो चाहे ना हो, देखो बहुत जनों को, बहुत पर्सन्स को कंफ्यूजन होती है कि जो प्रॉपर्टी बिजनेस से रिलेट है उसको बिजनेस में जाके टैक्स लगाओ। नहीं जी, बिजनेस इनकम को पीजीबीपी में टैक्स लगता है और किसी को नहीं। एंड अगर कोई कैपिटल असेट है ना तो वो बिजनेस इनकम नहीं है, बिजनेस इनकम ऑपरेटिंग इनकम होती है। क्लियर? सो अगर कोई असेट किसी की सेल हुई है, चाहे बिजनेस से कनेक्टेड हो चाहे बिजनेस से कनेक्टेड ना हो, दोनों ही केसेस में वी हैव टू डू हियर इज कि हमें यहाँ पर उसको टैक्स लगाना पड़ेगा। सेकेंड हमारे पास बात आता है, या फिर अगर कोई भी सिक्योरिटीज हैं जो कि एक फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के पास है। किसके पास है? फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। हु आर द फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर? स्टूडेंट्स, ये ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जिनका काम होता है कि वो दूसरी कंट्रीज में जाकर उनके बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं। आपको वैसे एक बात बताऊं, पहले क्या था, अब आप देखो उन पर्सन का काम है, उनका बिजनेस है दूसरे के बिजनेस में पैसा लगाना, तो मैम जो सिक्योरिटीज उनके पास है दे मस्ट बी टैक्सेबल अंडर द बिजनेस हेड ना, क्योंकि ये उनका बिजनेस है, ये उनकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी है डेफिनेटली। लेकिन क्या होता था कि पहले स्टूडेंट्स, अगर ऐसे में किसी की जो इनकम है वो बहुत ज़्यादा आ रही है तो उस पर 30% टैक्स लगने लग जाता था, जिसकी वजह से फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ये सोचते थे दैट वी आर नॉट गोइंग टू इन्वेस्ट इन इंडिया। दैट्स वाई उनको कहा ऐसा नहीं है, अब हम आपको कैपिटल गेन में टैक्स लगाएंगे। किस में लगाएंगे? कैपिटल गेन में। इससे फायदा क्या रहता है? इससे टैक्स रेट में बहुत बेनिफिट होगा। तो अब पता होता क्या था, देखो जो कैपिटल गेन का टैक्स है ना, जो कैपिटल गेन का टैक्स होता है उसकी खासियत क्या है कि उसका ना एक पर्टिकुलर स्पेसिफाइड परसेंटेज है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की, यानी कि जो बहुत लंबे टाइम से कोई कैपिटल असेट अपने पास हो और उस पर टैक्स लग रहा हो, तो फिर उस केस में क्या रहता है, उस केस में हमें सिर्फ 20% का टैक्स देना है। अब आप सोचोगे मैम इतना हाई, हाँ तो स्टूडेंट्स फायदा है ना, फिर चाहे कितनी भी इनकम हो डायरेक्ट 20 है 20% है, ऐसा नहीं है कि उस पर्सन को अगर एक पर्टिकुलर स्पेसिफाइड लिमिट से ऊपर चला गया तो जी भाई 30% का टैक्स। इसीलिए क्या किया गवर्नमेंट ने, ये कहा कि भाई अगर फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के पास कोई भी सिक्योरिटीज हैं और उसने सेबी के अकॉर्डिंग, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, उसके अकॉर्डिंग अगर उसने इन्वेस्टमेंट करी है तो कैपिटल एसेट मानेंगे। ठीक है, आपको हो भी सकता है किसी बुक में ये बिजनेस लिखा दिखाई दे, तो मैंने आपको अमेंडमेंट बता दी है, यहाँ याद रखना। नेक्स्ट आता है, अब क्या होने लगा स्टूडेंट्स, क्योंकि देखो ना म्यूचुअल फंड्स का जमाना तो आ गया है भाई, जो भी हो फाइनेंस मार्केट इज गोइंग टू बूम वेरी सून। मतलब अब तो ये हो रहा है कि क्या पता आने वाले टाइम में हमारे सीबीएसई, आईसीएसई, स्टेट बोर्ड्स में हमें ये दिखने को मिल जाए कि फाइनेंशियल मार्केट का भी एक सब्जेक्ट आ जाए, इतना जरूरी हो चुका है। तो अब इंश्योरेंस पॉलिसीज को भी ना यूनिट्स यानी जैसे म्यूचुअल फंड के यूनिट्स पर हो गए, उनसे लिंक्ड अप कर दिया। इन्होंने कहा इसका बेनिफिट क्या होता है मैम, पहला कहा कि जो भी इंश्योरेंस पॉलिसी वाले, यानी जो भी ये यूलिप कहते हैं इसको, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी में जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहा है, और अगर वो यूलिप 1 फरवरी 2021 के बाद इश्यू हुई है या उस दिन इश्यू हुई है, तो जब उसका अमाउंट मिलता है दैट इज एग्जाम्प्टेड अंडर सेक्शन 1010D। ठीक है, लेकिन अब यहाँ उन्होंने बोला कि देखो ये जो एग्जाम्पशन है ये किस पर एप्लीकेबल नहीं होगी, अगर स्टूडेंट कोई भी प्रीमियम, यानी कि वो कह रहे हैं कि अगर उन्होंने इस पॉलिसी के लिए प्रीमियम पे करा एंड इट इज एक्सीडिंग 2,50,000, तो फिर उस केस में
यूलिप पर भी टैक्स लगेगा और किस में टैक्स लगेगा, उसको हम कैपिटल असेट मानेंगे। ऐसा क्यों किया, 2.5 लाख से ज्यादा प्रीमियम पे कर रहा है तो ऑब्वियसली दैट पर्सन इज अ वेरी रिच काइंड ऑफ पर्सन ना, तो उसको क्या जरूरत है ये एग्जाम्पशंस लेके फायदे लेने की। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है, अब मान लीजिए इन अ केस वेयर प्रीमियम इज पेबल बाय पर्सन फॉर मोर देन 1 यूलिप इशूड ऑन और आफ्टर 1 फरवरी 2021, और उसका एग्रीगेट जो है वो 2,50,000 से ऊपर बन रहा है, तो उन्होंने कहा कि देखो फिर उस केस में हम क्या करेंगे। अब उस केस में इन्होंने कहा कि देखिए हम आपको कह रहे हैं अगर तो जो प्रीमियम पे आउट हो रहा है, तो इसीलिए स्टूडेंट्स अब क्या है, अगर मैं इसको समराइज करके बोलूं तो भाई अगर जो उसका एग्रीगेट यानी टोटल प्रीमियम जितने भी सालों का उसने प्रीमियम पे करा, अगर तो वो अप टू 2,50,000 है तो वो सेक्शन 10(10)(d) में जब वो अमाउंट मिलेगा वो एग्जाम्प्ट हो जाएगा। लेकिन अगर उसका टोटल प्रीमियम 2,50,000 से एक्सीड कर रहा है तो उसको कैपिटल एसेट मानेंगे, और उसके बाद जब वो मेच्योरिटी टाइम पर हमको अमाउंट मिलेगा ना, that will not be exempted under section 10(10)(d), उस पर टैक्स लगेगा। Now you might be thinking, मैम आपने ये 10(10)(d) हमें एग्जाम्पशन चैप्टर में नहीं पढ़ाया। द रीजन भी सेक्शन 10(10)(d) जो है स्टूडेंट्स वो हमारा फाइनल लेवल पर आता है, इंटरमीडिएट लेवल के लिए ये एप्लीकेबल नहीं है। ओके, स्टडी मटेरियल पे भी हमारे पास ये बात क्लियर लिखी हुई है। अब यहाँ पर आता है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। पहले ये बताओ कि अभी तक जो हमने कैपिटल एसेट के बारे में पढ़ा क्या वो समझ आया? यस, मतलब मैम सिंपल सी बात बोले तो जितनी भी कैपिटल एसेट है, जितनी भी पर्सन की प्रॉपर्टी है, चाहे वो उसकी बिजनेस से रिलेटेड हो या ना हो, वो कैपिटल एसेट है। हाँ जी, बिल्कुल सही पहचाने। लेकिन कुछ असेट्स ऐसी हैं जो कि इसमें इंक्लूड नहीं होंगी। आइए इसके बारे में देखते हैं। पहला आता है एसआईटी। अगर स्टूडेंट कोई भी स्टॉक इन ट्रेड है, क्या है, स्टॉक इन ट्रेड है, तो वो जो स्टॉक इन ट्रेड है यानी किसी के पास कोई स्टॉक पड़ा हुआ है, वो उसकी कैपिटल एसेट नहीं है, ऑब्वियसली वो तो उसका स्टॉक है। या कोई कंज्यूमेबल स्टोर्स है, कंज्यूमेबल स्टोर्स का मतलब होता है फॉर एग्जांपल कोई सपोज मान लो स्टूडेंट्स कोई ना मशीनरी का काम करता है और उसके पास कोई डीजल है। अब उसको पता है भाई ये डीजल मैं सेल नहीं करूंगा बट ये डीजल मेरा जल्दी से कंज्यूम हो जाएगा मशीनरी को ऑपरेट करने में, तो दैट इज कंज्यूमेबल स्टोर्स। या फिर उसके पास कोई रॉ मटेरियल है, अगर ये सारी चीजें उसके बिजनेस के लिए हैं तो वो उसकी कैपिटल एसेट नहीं है, वो उसकी ऑपरेटिंग एसेट है। ओके, चलो ठीक है। अच्छा मैम ये सब कुछ हमें पढ़ना है क्या? ये वाला नहीं स्टूडेंट्स, ये पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैंने ऑलरेडी आपको बीच में ही सिखा दिया इसको। ठीक है, अब नेक्स्ट बात आती है और क्या इसमें इंक्लूड नहीं होगा। अब पता है क्या था, आजकल तो लोगों के पता नहीं क्या है, मतलब पर्सनली आई डिडंट लाइक इट। लोग क्या करते हैं 2 लाख 2.5 लाख के कपड़े पहनने लग गए। डोंट नो वाई, भाई ठीक है चलो उनकी अपनी पसंद होती है, चॉइस होती है। अब आपने अगर ना हमारे बॉलीवुड एक्टर्स एक्ट्रेसेस के आपने क्लोथ देखे होंगे, कई बार आता है अरे ठीक है ये उस एक्स डिजाइनर के क्लोथ्स हैं और ये जो है ये 30 लाख के हैं 40 लाख के हैं, तो उन्होंने कहा भाई एक काम करो ना, फिर तो आप सीधा सीधा इनको भी ना कैपिटल एसेट मान लो। नहीं, ये गलत होगा। तो इसीलिए कहा कि अगर कोई भी पर्सनल मूवेबल प्रॉपर्टी है, चाहे वो वियरिंग अपैरल हो चाहे वो फर्नीचर हो, ठीक है, पर्सनल फर्नीचर है, पर्सनल वियरिंग अपैरल यानी पर्सनल वियरिंग करने के लिए जो भी जो उसकी बेसिकली क्लोथ्स हो गए, तो वो सबको हम यहाँ पर कैपिटल एसेट नहीं मानेंगे। क्लियर? या फिर उसके किसी फैमिली मेंबर की पर्सनल एसेट है, मूवेबल होनी चाहिए, नॉन मूवेबल नहीं। नॉन मूवेबल तो लैंड और बिल्डिंग होती है, ठीक है, वो तो फिर कैपिटल एसेट है। अब उस केस में अगर कुछ मूवेबल भी है, ठीक है, जो कि उसकी कोई डिपेंडेंट पर्सन है, उस पर डिपेंड है फैमिली मेंबर, तो भी वो इसमें से एक्सक्लूड रहेगा, कैपिटल एसेट नहीं मानेंगे। अब फिर लोगों ने कहा एक काम करते हैं, पर्सनल मूवेबल प्रॉपर्टी इज नॉट अ कैपिटल एसेट, लेट्स इन्वेस्ट इन द ज्वेलरी। गोल्ड से बेटर क्या इन्वेस्टमेंट हो सकती है? नहीं। तो उन्होंने कहा अब आपको कुछ पॉइंट्स बता रहे हैं जो कि कैपिटल एसेट है, यानी कि आपके पर्सनल इफेक्ट्स में से एक्सक्लूड रहेंगे। ठीक है, इनको आपको 100% याद रखना है। मतलब मैं ये भी नहीं कहूंगी 1-2 पॉइंट्स याद कर लो, नहीं, पेपर में वो पूछेगा। एक तो हो गया ज्वेलरी, सेकेंड आती है आर्कोलॉजिकल कलेक्शन। आर्कोलॉजिकल कलेक्शंस होती हैं स्टूडेंट जो कि एंटीक कलेक्शंस होती हैं, ठीक है, एंटीक कलेक्शंस इन रिलेटेड टू आर्कोलॉजी। ठीक है, फिर होती है ड्राइंग्स, मतलब वो जो हम हट ड्रॉ कर रहे हैं, नहीं, अब कोई बहुत बड़ा पेंटर है, ठीक है, उसकी कोई ड्राइंग्स है, पेंटिंग्स है, वो लोगों ने खरीद के रख ली, तो वो भी कैपिटल एसेट मानी जाएगी क्योंकि वो भी बहुत हाई अमाउंट की होती है।
फिर आता है स्कल्पचर्स। स्कल्पचर्स क्या होते हैं? जो कि मूर्तिकार मूर्तियां बनाते हैं, ठीक है, या फिर किसी भी तरीके का कोई आर्टवर्क है, तो ये सब कुछ कैपिटल एसेट माना जाएगा। पर्सनल इफेक्ट्स को कैपिटल एसेट नहीं मानना, लेकिन इन वाली पर्सनल इफेक्ट्स को कैपिटल एसेट मानना है। अब बात आई ज्वेलरी में क्या क्या इंक्लूड होगा। तो स्टूडेंट्स, चाहे कोई गोल्ड की ज्वेलरी है, सिल्वर, या आजकल प्लेटिनम चल रहा है, या कोई भी सिल्वर, कोई और प्रीशियस मेटल हो, ठीक है। अब बात आई मैम कोई स्टोन्स हो, हाँ कुछ भी हो, प्रीशियस स्टोन, सेमी प्रीशियस स्टोन्स, कुछ भी हो, बस वो क्या होगा स्टूडेंट्स, उसको भी हम यहाँ पर ज्वेलरी में मानेंगे, यानी कि उस पर कैपिटल गेन लगेगा। अब आया ऐसा है वियरिंग। पता है लोगों के, मैं पहले ही बोल रही हूँ, दिमाग बहुत चलते हैं, हाँ बहुत हाई चलते हैं, बट इनकम टैक्स 10 कदम आगे। अब वियरिंग अपैरल्स का उनको पता था भी कपड़ों के ऊपर ना कोई टैक्स नहीं लगेगा, तो उन्होंने अपने कपड़ों में गोल्ड लगवाना शुरू कर दिया, डायमंड लगवाना शुरू कर दिया। नहीं, इसको फिर ज्वेलरी ही माना जाएगा। और इन दैट केस वहां पर आप चाहे कोई स्टोन्स जो आते हैं, अगर मैं बोलूँ तो डायमंड्स हो गए, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, कुछ भी कपड़ों में लगवा रहे हो तो उन सबको ज्वेलरी मानेंगे, ठीक है, और उस पर टैक्स लगेगा। फिर बात आती है और किसको कैपिटल एसेट नहीं मानेंगे। पहला मैंने आपको क्या बोला, किसको नहीं मानोगे कैपिटल एसेट? स्टॉक इन ट्रेड को। सेकंड, पर्सनल इफेक्ट्स को। थर्ड बोला रूरल एग्रीकल्चरल लैंड को। अभी इस रूरल एग्रीकल्चरल लैंड के बारे में पढ़ते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास ना इंडिया में एग्रीकल्चरल लैंड्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। आई होप सबने ये नोट्स डाउनलोड कर लिए होंगे, ठीक है, ऐप पे अवेलेबल हैं। यस, एग्रीकल्चरल लैंड एक तो होती है रूरल एग्रीकल्चरल लैंड। रूरल एग्रीकल्चरल लैंड यानी द लैंड विच इज सिचुएटेड इन एनी विलेज, ठीक है, रूरल एग्रीकल्चरल लैंड जो कि रूरल एरिया में है। सेकेंड, अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड कि एग्रीकल्चर खेती बाड़ी से रिलेटेड है लेकिन अर्बन एरिया में है। अब इनकम टैक्स ने क्या किया, क्योंकि एग्रीकल्चरल लैंड दैट टू इन द रूरल एरिया, उसको बहुत बेनिफिट दे दिए। कहा इस पे कैपिटल गेन नहीं लगे, लेकिन कैसे, इसको कैपिटल एसेट ही नहीं माना। अब क्योंकि ये कैपिटल एसेट है ही नहीं, तो इस पे इनकम टैक्स लगता ही नहीं। इसीलिए कभी इन्वेस्टमेंट करनी हो तो रूरल एग्रीकल्चर लैंड में कर लेना, हाँ, क्योंकि इसको सेल करोगे तो टैक्स नहीं लगेगा। अर्बन एग्रीकल्चर लैंड है तो यस इट इज अ कैपिटल एसेट एंड इस पे जो है हमारा इनकम टैक्स लगेगा। इन पे कहा एग्रीकल्चर लैंड इन इंडिया विच इज नॉट सिचुएटेड इन एनी स्पेसिफाइड एरिया। अब इन्होंने बताया रूरल एग्रीकल्चर लैंड है क्या। तो पहला तो स्टूडेंट्स कहा कि अगर वो इन स्पेसिफाइड एरियाज में नहीं है तो वो रूरल मानी जाएगी। मतलब आपको पता है म्यूनिसिपैलिटी लिमिट्स, तो अगर वो म्यूनिसिपैलिटी लिमिट्स के अंदर नहीं पड़ रही, जो एरिया म्यूनिसिपैलिटी के अंदर आता है ना वो अर्बन होता है, और जो उसके बाहर पड़ता है वो रूरल होता है, ठीक है। अब इन्होंने कहा कि देखो अगर एग्रीकल्चरल लैंड है विच इज सिचुएटेड इन एनी एरिया विद इन द जुरिस्डिक्शन ऑफ अ म्यूनिसिपैलिटी या कैंटनमेंट बोर्ड जो होता है, ठीक है, तो उस केस में अब इन्होंने बोला ऐसा कैसे करें, मतलब क्या, अब इन्होंने कहा कि देखो अगर एग्रीकल्चर लैंड है जो कि म्यूनिसिपैलिटी लिमिट में है, या फिर एग्रीकल्चर लैंड है जिसका हम आपको कुछ एरिया बता रहे हैं, अब एरिया कितना बता रहे हैं वो, तो अब देखो स्टूडेंट्स इसमें पहले बोला कि देखिए एक तो एग्रीकल्चरल लैंड है, ठीक है, लेकिन वो कहाँ सिचुएटेड है, एक तो वो म्यूनिसिपैलिटी लिमिट्स में सिचुएटेड है, सेकंड वो म्यूनिसिपैलिटी एरिया के अंडर है और उसकी पॉपुलेशन, अब कुछ म्यूनिसिपैलिटी एरिया ऐसे हैं जो अभी भी जो है वो रूरल एरिया माने जाते हैं, कौन से, जिनकी पॉपुलेशन 10,000 से कम है या 10,000 की इक्वल है। तो ये बोला कि एक तो वो म्यूनिसिपैलिटी लिमिट्स में है प्लस पॉपुलेशन जो है इट इज नॉट लेस देन 10,000, इट मींस इट इज इक्वल टू 10,000 और मोर, 10,000 या उससे ज्यादा, तो इसको हम मानेंगे अर्बन एरिया, और अगर 10,000 से कम होता तो रूरल एरिया मानते। सेकंड बोला, अब उसने कहा अच्छा और कुछ है क्या मेजर करने का पॉपुलेशन वगैरह के साथ और उसकी मेजरमेंट दिख सके, ये तो कहा कि चलो ठीक है म्यूनिसिपैलिटी लिमिट से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। पहला बोला म्यूनिसिपैलिटी लिमिट के अंडर, सेकंड म्यूनिसिपैलिटी लिमिट के 2 किलोमीटर के अंदर और पॉपुलेशन 10,000 से ज्यादा। अगर म्यूनिसिपैलिटी लिमिट के 2 किलोमीटर के अंदर है प्लस पॉपुलेशन 10,000 से ज्यादा है तो फिर उस केस में हम बोलेंगे कि हाँ ये अर्बन लैंड है। मैम 2 किलोमीटर से थोड़ी आगे जाएं, चलो चलते हैं, 2 किलोमीटर से ज्यादा लेकिन 6 किलोमीटर तक और पॉपुलेशन 1 लाख से ज्यादा, यानी कि बीच का एरिया है, 2 तक आ गए, 2 से ज्यादा और 6 किलोमीटर तक और 1 लाख की पॉपुलेशन से भी ज्यादा है तो अर्बन एरिया, 6 से आगे गए और 8 किलोमीटर तक है और पॉपुलेशन 10 लाख से ज्यादा है उस एरिया की, तो फिर उस केस में भी वो अर्बन एरिया, इससे आगे नहीं, अरे म्यूनिसिपैलिटी से बहुत दूर निकल गए, अब रूरल आ गया, ठीक है। तो क्या ये लिमिट्स हमें याद रखनी है? हाँ जी, ये लिमिट्स हमारे MCQ में पूछी जाती है।
मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में। ओके, समझ आ गया। इसमें से भी स्टूडेंट्स मैं आपको जो जो करवा रही हूँ ना, दैट इज मोर देन इनफ। ओके, अब ये कहा इन अदर वर्ड्स कैपिटल गेन अगर हमारी अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड पर आ रहा है तो उसको एग्रीकल्चरल इनकम भी नहीं मानते। उससे जो इनकम होती है ना, इनफैक्ट उसको एग्रीकल्चरल इनकम भी नहीं मानते। क्यों? उसको एग्रीकल्चर लैंड इनकम टैक्स मान ही नहीं रहा। तो हमें ये सेक्शन 10 के लिए भी याद रखना है कि अगर इन लिमिट्स के अंडर कुछ जा रहा है यानी वो अर्बन लैंड है तो उससे जो इनकम आई वो एग्रीकल्चरल इनकम नहीं है। ओके, और फिर जब वो सेल होगी तो उस पर कैपिटल गेन लगेगा। फिर आता है स्पेसिफाइड गोल्ड बॉन्ड्स। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर कुछ स्पेसिफाइड गोल्ड बॉन्ड्स आ रहे हैं। ऐसे कौन से बॉन्ड्स है? देखो सिंपल सी बात है, ये वो बॉन्ड्स है जिसमें गवर्नमेंट चाहती थी लोग ज्यादा इन्वेस्टमेंट करें। ज्यादा इन्वेस्टमेंट कैसे करेंगे? गवर्नमेंट ने सोचा लोगों को ना टैक्स बचाने का बड़ा शौक है, इन गोल्ड्स में इन्वेस्टमेंट करी और इनको सेल करा तो फिर टैक्स नहीं लगेगा। यस, अब ऐसे कौन से हैं? एक है 6.5% गोल्ड बॉन्ड जो कि 1977 में इशू हुए थे। उसके बाद आए 7% गोल्ड बॉन्ड। 7% यानी इस बॉन्ड पर 7% का इंटरेस्ट रेट था एंड दिस हैव बीन इशूड इन द 1980। फिर नेशनल डिफेंस गोल्ड बॉन्ड्स आए। हाँ, ईयर याद रखना है नहीं, आपको सिर्फ इतना याद रखना है अगर गोल्ड बॉन्ड्स सेंट्रल गवर्नमेंट ने इशू करे हैं तो फिर वो जो है वो कैपिटल एसेट नहीं है। पेपर में आपसे इस तरीके की परसेंटेज देके कभी नहीं पूछेगा। फिर आते हैं स्पेशल बियरर बॉन्ड्स। अब उन्होंने फिर एक और बियरर बॉन्ड्स निकाले थे, वो भी कहा अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने इशू करा है, सिंपल बात बोलूं, कोई भी बॉन्ड सेंट्रल गवर्नमेंट तभी इशू करती है इन द मैक्सिमम केसेस अगर उस पर टैक्स बेनिफिट हो। ठीक है, फिर आए गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड्स। अब ये क्या था स्टूडेंट्स? एक ना स्कीम आई थी, स्कीम थी गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम 2018 में। इसमें ये बोला गया था कि एक काम करो, आप अपने गोल्ड के बदले में ना आप क्या कर सकते हो, आप अपने गोल्ड को एक तरीके से मॉनेटरी फॉर्म में कन्वर्ट करवा सकते हो। वो कैसे? देखिए क्या था वहां पर बोला गया था कि भाई आप अगर इस स्कीम में इन्वेस्ट कर रहे हो तो हम आपको डिपॉजिट सर्टिफिकेट देंगे जिस पर कि बहुत हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट था, प्लस जब आप इसको सेल करोगे तो इस पर कोई टैक्स नहीं है। तो अगेन बस इतना ही ध्यान रखना, गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड्स। अब क्योंकि ये स्कीम 2018 की है, नियर टू आर ईयर, मतलब बहुत वाला फासला नहीं है, तो यस दे कैन आस्क यू कि मोनेटाइजेशन स्कीम कौन सी थी। इट्स गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम 2018। ओके, यस। अब स्टूडेंट्स मैंने बोला ना किसी भी तरीके की प्रॉपर्टी बिजनेस से रिलेट करे, बिजनेस से रिलेट ना करे, तो इसी में एक बात आती है मैम अगर हमें किसी चीज पर अधिकार है, राइट है, तो क्या वो भी हमारी कैपिटल एसेट है? यस स्टूडेंट। सो प्रॉपर्टी इंक्लूड्स एंड शेल बी डीम्ड टू हैव ऑलवेज इंक्लूडेड एनी राइट्स इन और इन रिलेशन टू एन इंडियन कंपनी इंक्लूडिंग राइट्स ऑफ मैनेजमेंट और कंट्रोल और एनी अदर राइट्स व्हाटसोएवर। अगर किसी इंडियन कंपनी में हमारा राइट है, पहली बात तो इंडियन कंपनी राइट तभी देती है जब हम उसके शेयर खरीदते हैं। चलो, अगर सिर्फ इतना लिखा है इंडियन कंपनी का अधिकार है, उसमें कोई भी राइट है, उसकी मैनेजमेंट में राइट है, उसकी कंट्रोलिंग पावर में राइट है, तो यस वो बन जाएगी हमारी प्रॉपर्टी। ओके, अब नेक्स्ट हम देखेंगे, एक बार आ जाए स्टूडेंट्स कि हमें ये तो समझ आ गया कि कैपिटल असेट क्या होती है। ओके, वेरी गुड। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज कि ये जो कैपिटल गेन है ये हमेशा मतलब ये ना किस हिसाब से लगता है कि लॉन्ग टर्म कौन सा होता है, शॉर्ट टर्म कौन सा होता है। तो कम ऑन द पेज नंबर 2 देखो, हमारे पास ना स्टूडेंट जब भी हम कोई कैपिटल एसेट सेल करते हैं तो दो बातें निकल कर आती हैं। एक तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है, मतलब वो हमारे पास बहुत टाइम से है, या वो शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट है, मतलब वो हमारे पास थोड़े टाइम से है। अब ये थोड़ा और बहुत का जो अंतर है ना, वो मैंने यहाँ पर आपको डिफाइन किया है पीरियड ऑफ होल्डिंग में। होल्डिंग मतलब कितने टाइम तक उसके पास वो एसेट थी। ठीक है, तो अभी जो मैंने आपको पढ़ाया कैपिटल एसेट, इसके बारे में पढ़ो। नेक्स्ट सेशन में वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पीरियड ऑफ होल्डिंग। ओके, आई होप यू लाइक दिस सेशन। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे एंड meet me in the next session.